Hello students, welcome back to my video. So our today's topic is global warming, a catastrophe in making. First of all, global warming क्या होता है? Global means world, warming means गर्माहट. The rise of temperature on earth, धरती पर तापमान का बढ़ना, उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं. और कैटास्ट्रोफ क्या होता है? डिज़ास्टर, अनयूजुअल इवेंट. तो यहाँ ग्लोबल वार्मिंग अ कैटास्ट्रोफ इन मेकिंग का मतलब है कि कैसे जो धरती का तापमान बढ़ रहा है वो कैसे एक डिज़ास्टर साबित हो रहा है. सो इट्स आवर थर्ड प्रोज ऑफ 8th क्लास द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो हियर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस वीडियो ओनली इन हिंदी. जो ह्यूमंस हैं वो बहुत सारे नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं उन्हें फेस कर रहे हैं, जैसे कि फ्लड्स हो गए, अर्थक्वेक्स, स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, सुनामीज एक्सेट्रा. मैनमेड द्वारा की गई इन्वेंशन से ही ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हो रहा है और एक डिज़ास्टर साबित हो रहा है. ग्लोबल वार्मिंग के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं वो पहले ही क्लियर हो चुके हैं. ग्लोबल वार्मिंग का क्या अर्थ है और कैसे धरती का चेहरा बदल सकता है इसकी वजह से, ये जानने के लिए हमें जो चैप्टर है उसे पढ़ना पड़ेगा. ग्लोबल वार्मिंग एक कॉमन टर्म है जो आज यूज़ की जा रही है प्रिंट मीडिया में और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, लाइक न्यूज़पेपर्स, टीवीज़, रेडियोस में बहुत सारी चर्चा हो रही है ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर. ये धरती के वातावरण और महासागरों के बढ़ते हुए औसत तापमान तथा इससे संबंधित प्रभावों की ओर संकेत करता है. पिछले 100 वर्षों में धरती का औसत धरातलीय तापमान लगभग 0.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है, जिसमें से 2/3 वृद्धि तो पिछले सिर्फ 3 दशकों में हुई है. इनके मुख्य सोर्सेज में से एक कारण ये दिया जाता है कि ग्रीन हाउस गैसों की बढ़ती हुई एक्टिविटीज़ जो कि ह्यूमंस द्वारा किए गए जैसे कि वनों की कटाई और फॉसिल फ्यूल का जलाना, इससे भी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है. अब जैसे ही ग्लोबल वार्मिंग होती है तो टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है. जैसे जो सी लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं ये पिघलने लग जाते हैं, तो सी इसमें जो पानी है इसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है. इसकी वजह से जो आर्कटिक एरियाज़ हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टेड होते हैं. ग्लेशियर्स हैं वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं. ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं. एक तो पहले जो वेदर है वो चेंज हो जाता है, क्लाइमेटिक चेंजेस आने लग जाते हैं, हीट वेव्स आने लगती हैं, ड्रॉट्स यानी सूखा पड़ जाता है, हैवी रेनफॉल होने लग जाती है. तो इट मीन्स जो हमारा पूरा नेचुरल बैलेंस है ये इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर यील्ड्स यानी खेती बाड़ी को भी नुकसान पहुंचता है. इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स में जो हिमालयन रीजन है उसे वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है वाटर टावर ऑफ एशिया? क्योंकि ये कितना पानी जो है वो प्रोवाइड करती है, 8.6 मिलियन क्यूबिक मीटर्स हर साल प्रोवाइड करती है. इस वजह से एशिया का वाटर टावर इसे कहा जाता है. और हिमालयन रीजन में जो ग्लेशियर्स हैं 33,000 स्क्वायर किलोमीटर जो जगह है इन्होंने घेरी हुई है. और इस एरिया में जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो बहुत सारी स्ट्रीम्स, रिवर्स को जो पानी है वो प्रोवाइड कर रहे हैं. और इन रिवर्स और स्ट्रीम से बहुत सारी लोगों का जो जीवन है वो चल रहा है, यानी जो उनका लाइवलीहुड है वो चल रहा है, यानी कि वो यही पानी इस्तेमाल करते हैं. और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं इसके आसपास, जैसे कि चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल एंड बांग्लादेश. इनकी इकोनॉमी भी इस पे डिपेंडेंट है. बोलते हैं कि अगर इस फिनोमेनन में थोड़ा सा भी चेंज आ जाता है ये पूरी दुनिया के लिए तबाही साबित हो सकता है. ह्यूमैनिटी यहाँ से ख़त्म होने की कगार पे है, क्योंकि अगर थोड़ा भी बदलाव आ गया तो जो ह्यूमैनिटी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी. पहले लोग जो हैं वो इतना ध्यान नहीं देते थे. वो कहते थे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो वेस्टर्न कंसेप्ट है. लेकिन आज हम देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का जो इफ़ेक्ट है वो छोटे छोटे इलाकों पे भी पड़ रहा है. मैक्सिमम हर कंट्री पे पड़ रहा है. जैसे कि बहुत सारे सर्द इलाके, जैसे कि हमारा कश्मीर है, यहाँ पे भी ग्लोबल वार्मिंग का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई दे रहा है. बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है, उसकी वजह से भी यहाँ पे कुछ कम कटौती नहीं हो रही है ग्लोबल वार्मिंग में. ठंडा इलाका होके भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग है वो देखी जा रही है. जो रिसर्चर्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो ग्लोबल वार्मिंग पर चर्चा कर रहे हैं और उनके अनुसार जो ग्लोबल वार्मिंग है वो फ्यूचर में अनकंट्रोलेबल होगी, यानी इसे कंट्रोल नहीं किया जाएगा और ये बहुत डेंजरस साबित हो सकती है.
जम्मू कश्मीर की जो ख़ास बात है वो ये है कि उसकी जो 6% लैंड है वो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम के अंडर आती है, जिसके अंदर जो है वो सब ट्रॉपिकल लेक्स हैं जम्मू की, फ्लड प्लेन लेक्स हैं कश्मीर वैली की, ऊंचे स्थानों पर स्थित हिमालय की झीलें, ऊंचे स्थानों पर स्थित चिरचिराई नदियाँ, अलग अलग आयामों वाली सीलन वाली भूमियाँ, तालाब, बर्फ़ से पोषित दरिए, झरने, जलाशय एक्सेट्रा, ये सब शामिल हैं। आज जैसे कि सबको पता है पानी जो है फ्रेश वाटर जो है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा घटोतरी हो रही है। ये अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में अगर लड़ाई होंगी तो ये पानी के लिए की जाएंगी। ग्लेशियर्स हैं जम्मू कश्मीर में वो घटते जा रहे हैं और बहुत सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं। अगर उन्हें बाकी ग्लेशियर जो है वर्ल्ड में उनसे कंपेयर करना हो तो जो सुरू बेसिन है वो लास्ट 40 ईयर्स में 16% जो है वो कम हो चुका है। वैसे ही जो कोलाही ग्लेशियर है वो लास्ट 40 ईयर्स में 18% जो है वो कम हो गया है। ये दोनों जो ग्लेशियर्स हैं ये मेन सोर्स हुआ करते हैं पीने के पानी के और इरिगेशन के लिए वैली में, यानी कि कश्मीर में। अब जितने स्नोफॉल कम हो रही है उतने ही जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते जा रहे हैं और जो पीने का पानी जो फ्रेश वाटर है उसमें जो घटोतरी है वो दिखाई दे रही है। तो फ्रिक्वेंसी है फ्लडिंग में, जो बाढ़ आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा आ रही है। प्लान्ड अर्बनाइजेशन और जो मिसमैनेजमेंट है झेलम फ्लड प्लेन्स में वो बढ़ती जा रही है और फ्यूचर में ये बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। बहुत सारे जो वेटलैंड्स हैं जो स्पॉन्ज की तरह काम करते थे, जो पानी को सोख लेते थे, वो अब वैसा काम नहीं कर रहे हैं। वो एक कंक्रीट के समान काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी ऑब्जर्विंग सिस्टम था अर्थ का वो ख़त्म हो चुका है और जिसकी वजह से जो फ्लड्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। अब एक और चीज़ जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है वो है हाई वेलोसिटी स्टॉर्म्स, यानी कि बहुत तेज़ी से चलती हुई हवाएं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, जिससे किस पर असर पड़ रहा है, क्रॉप्स पर, फ्रूट्स पर और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों पर असर पड़ रहा है, उनके रहन सहन के तरीक़ों पर, जिनसे उनका गुजारा होता था उस पर असर पड़ रहा है। अब कश्मीर में बहुत सारे सीजनल चेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर प्रेसिपिटेशन और ड्रास्टिक चेंजेस हैं जो नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से सीजनल चेंजेस जो हैं वो हो रही हैं। कुछ चेंजेस जो हमें देखने को मिल रही हैं वो हैं जैसे कि अर्ली स्प्रिंग जो हुआ करता था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है और एक फ्लावर जो कि मार्च में ब्लूम करता था, उगता था, वो जनवरी या फरवरी में ब्लूम करता हुआ दिखाई देता है। ये सब क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से हो रहा है, इनडायरेक्टली ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। अब यहाँ पर कोई फ़र्क ही नहीं रहा है सीजनल और क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। अब हमें सीजन्स में भी कोई फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि पहले जो थे तब लोगों को पता होता था कि ये मंथ जो है यहाँ पे सर्दी आने वाली है, यहाँ पर गर्मी आने वाली है, चेंजेस जो हैं वो नज़र आते थे। लेकिन अभी जो है वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुछ नहीं पता चलता। स्प्रिंग्स और समर में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, विंटर और ऑटम में कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है। कश्मीर में पूरे जो है वो स्नो हुआ करती थी अर्ली स्प्रिंग तक, लेकिन अब वो नज़ारे देखने को नहीं मिलते हैं। आइसिकल यहाँ पर कॉमन हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये आइसिकल्स हमें बस हायर एल्टीट्यूड पर दिखाई देते हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारी लेक्स हैं जैसे कि डल लेक, वुलर लेक जो हैं वो श्रिंक हो चुकी हैं। अब इनकी जो कैपेसिटी, जितना इनका एरिया था वो श्रिंक हो चुका है, यानी कि घट चुका है। और कुछ ऐसे पॉन्ड जो कि सीजनल पॉन्ड्स हुआ करते थे वो बिल्कुल ही डिसअपेयर हो चुके हैं, यानी ख़त्म हो चुके हैं। ये सारा डिस्टर्बेंस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। अब ये जो पॉन्ड्स हैं इनमें जो यूज़फुल बायोटा था उसकी जगह ऐसे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं जो कि यूज़फुल नहीं है। माइग्रेटरी बर्ड्स से, यानी कि सीजनल जो एक जगह से दूसरी जगह आती जाती रहती हैं ड्यूरिंग सीजन्स, अपनी जगह चेंज करती रहती हैं, उनकी मूवमेंट में भी बहुत ज़्यादा असर आ चुका है। इनमें से कुछ जो बर्ड्स हैं वो समर में भी यहाँ रहती हैं और कुछ ऐसी हैं जो विंटर्स में भी वापस नहीं आती हैं। हुपऊ जैसे कुछ पक्षी जिन्हें बसंत ऋतु में झुंडों में देखा जाता था वह अब मुश्किल से ही दिखाई देते हैं। कई अन्य पक्षी जैसे कि कटिज अब पूरी तरह गुम हो चुके हैं, यानी वैनिश हो चुके हैं। जो कि ग्लेशियर, जो कश्मीर में सबसे बड़ा ग्लेशियर है जिसे कोलाई कहा जाता है, वो भी जो है कम होता जा रहा है। पिछले 30 सालों में वो 18% तक कम हो चुका है।
इसका रीज़न क्या है? इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ट्रांसपोर्ट हैं, व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, वो बढ़ती जा रही हैं, जो इसका इमिशन है और जो मूवमेंट होती है लोगों की, जैसे गुजर बकरवाल्स हो गए, उनकी वजह से भी इन एरियाज में जो पिलग्रिमेट्स हैं, जैसे कि जो यात्री हैं जो अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं, इनकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट तेहरी, उसने कोलाई ग्लेशियर को सिलेक्ट किया है वेस्ट लीदर वैली में से एक ऐसा ग्लेशियर जिसको वो लॉन्ग टर्म में मॉनिटर करेंगे। 4-5 ईयर्स वो इसको ऑब्जर्व करेंगे और फिर बताएंगे कि क्या मेजर्स जो हैं हमें लेने चाहिए जिसकी वजह से जो इसकी रिसीटिंग डेट है वो कम हो। लीदर वैली जो है उसने 1200 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वो कवर किया है। इसमें 48 ग्लेशियर्स आते हैं जिन्होंने आइस कवर एरिया कवर किया है 39 स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे एरिया में एक इंडेक्स ग्लेशियर हो जिसके वजह से पूरे एरिया में जो वाटर है वो सप्लाई हो सके। साइंटिस्ट जो हैं वो 4-5 ईयर्स जो हैं वो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तेहरी में द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट को तेहरी कहा जाता है। लास्ट में इसका जो रिसेशन रेट है वो बताएंगे, उसके मेजर्स। अब इनकी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग लीदर और सिंध में वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होता जा रहा है क्योंकि जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट होते जा रहे हैं और स्नोफॉल कम होती है, जो स्नो कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। तो एरिया में जो छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं वो बिल्कुल ही ख़त्म होते जा रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि जो 2/3 एरिया में ग्लेशियर्स है वो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी स्प्रिंग्स थी वहाँ पे जो ग्लेशियर की वजह से बनती थी, वो अब बिल्कुल ही सूख चुकी हैं। मौसम में आए चेंजेस का प्रभाव न केवल इन्वायरमेंट पे पड़ा है लेकिन समाज और इकोनॉमी पर भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। मौसम में आए चेंजेस इफ़ेक्ट्स बिना किसी संदेह के, डाउट के, ये कहा जाता है कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं वो ह्यूमंस हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। लास्ट सेंचुरी में जो ग्लोबल टेम्परेचर था वो ज़्यादा था जितना सिर्फ प्राकृतिक परिवर्तनों के द्वारा समझाया जा सके। वर्ष 1815 से जब से तापमान को दर्ज किया जाना शुरू हुआ है तब से पिछले 12 सालों में से 11 वर्ष अधिकतम गर्म रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के विभिन्न सेक्टरों में मौसमी बदलावों के प्रभाव अभी भी दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे एरियाज में साइंटिफिक रिसर्चेस जो हैं वो करना ज़रूरी है। कश्मीर की यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च शुरुआती रिजल्ट में ये बताया जाता है कि फ्यूचर के रिजल्ट निर्भर करते हुए 21वीं सदी के अंत तक घाटी के औसत तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच बढ़ोतरी हो जाएगी। ज़्यादा बर्फबारी, अधिक गर्मी, मौसमी परिवर्तन, वर्षा तथा बर्फबारी तथा तापमान दोनों में चेंजेस इन्वायरमेंट पे प्रभाव डाला है। इसलिए जल सोर्सेज पर मौसमी परिवर्तन के प्रभावों को समझना तथा उसका अनुमान लगाना जल संसाधनों की योजना ज़रूरी हो गया है ताकि हम धरती पर आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन सुरक्षित कर सकें। एशिया के अधिकतर भाग में खतरनाक ढंग से बढ़ते हुए जल संकट की एक्सप्लेनेशन में एशिया के जल संदर्भ में रक्षक होने के नाते हम बेपरवाह नहीं हो सकते। हमें अन्य लोगों के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति के निर्माण के लिए काम करना होगा ताकि क्षेत्र में जल संसाधनों की बढ़ोतरी हो सके। यदि हम अभी भी कोई कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों को हमारी अनदेखी का भारी बोझ उठाना पड़ सकता है। So hope you students you understand well what is global warming and what is catastrophe in making। तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।